हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में और पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है। जो भी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा लिखने वाले हैं या जेटेट लिखने वाले हैं या सीटेट लिखने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो है पर्यावरण अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लगातार। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला सवाल है, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है, क्यों हरा होता है भाई? धूप के कारण, पर्णहरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो ये पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो पर्णहरित के कारण होता है। इसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, कभी कभी अंग्रेजी में लिखा रहेगा क्लोरोफिल। ठीक है, इसी को बोलते हैं पर्णहरित और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आइए आगे जानते हैं दूसरा सवाल। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है। ये है, जैसे अंडाशय जो होता है, अभी फिगर आपको दिखाया जाएगा, तो छोटी छोटी गोल संरचनाओं को क्या कहा जाता है अंडाशय के अंदर? तो उसको बीजांड बोलते हैं, बीजांड। ठीक है, ये देखिए फिगर में, इसको समझिए, पौधों के मेन भाग को देखिए। ये जिसके बारे में बात कर रहा है वो ये है, ये अंडाशय है ना, और इसके अंदर में यहीं पर छोटा छोटा जो है, यहीं पे छोटा छोटा अंडा होता है। इसी को बोलते हैं, इस तरह से दाने दाने की तरह होते हैं, है ना, तो इसी को बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अब देखिए हम लोग फूलों का महत्वपूर्ण भाग को जानते हैं। फूल के महत्वपूर्ण भाग ये है, आपका ये वर्तिकाग्र है, जहाँ ये इस तरह का जो वर्तिकाग्र है इसको आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये अंडाशय है, जहाँ पे इसके अंडे रहते हैं, ये इसके बाद यहाँ से फल बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे इसमें निषेचन कैसे होता है। निषेचन को भी जान लीजिए, कभी कभी सवाल पूछता है, तो उसको आपको निषेचन को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये फूलों की जो ये पखुंडी ये बाहर वाली नज़र आ रही है, ये बाह्य दल है। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हैं ये फूलों का ये यहाँ पे परागकोश, जिसमें जो है परागकण सम्मिलित होते हैं, छोटे 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 कण जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसको परागकण कहते हैं। ये परागकण जो है, ठीक है, ये परागकण किसी भंवरा के माध्यम से या हवा के माध्यम से, है ना, या किसी के माध्यम से जो है, यदि स्त्री केसर में चला जाता है, जैसे यहाँ पे जो है इस तरह का जो बनावट होता है ना, फूलों में इस तरह का जो बनावट होता है यहाँ से लेकर के, तो ये स्त्री केसर में जैसे ही चला जाएगा, है ना, इसमें क्या होगा कि ये जो परागकण जो ही भंवरा के माध्यम से या स्त्री केसर में चला जाएगा या हवा के माध्यम से चला जाएगा, तो वहाँ से निषेचन शुरू हो जाता है, और निषेचन जैसे ही शुरू होता है अंडाशय में अंडे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडा बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 ये परिपक्व होते होते फल में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों को जो वर्तिकाग है, और ये वर्तिकाग्र है, ऊपर का है नीचा, और नीचे है अंडाशय, ये संपूर्ण भाग को इसको बोला जाता है स्त्री केसर, और इधर जो जिसमें परागकण और परागकश होते हैं उसको बोला जाता है पुंकेसर। कभी कभी क्या होता है कि एक फूलों में केवल एक ही पराग माने पुंकेसर ही होता है, स्त्री केसर उसमें नहीं पाया जाएगा। तो क्या होता है कि जिसमें स्त्री केसर नहीं मिलेगा वो फल नहीं देगा। बहुत कोई कहता है फूल दिया था लेकिन मेरा फल नहीं दिया था, कारण कि उसमें स्त्री केसर में जो है नहीं, तो उसमें निषेचन होगा नहीं, तो उसका परागकण उड़ करके या हवा के माध्यम से या किसी भंवरा या तितली के माध्यम से किसी दूसरे फूल में जा कर के, जहाँ पे स्त्री केसर का अंग है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, उसी क्वालिटी माने कैटेगरी का, हाँ, एक ही प्रकार के पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए फूल किसी और का है और किसी दूसरे के पौधे के स्त्री केसर में बैठेगा तो वो वहाँ से निषेचन होगा, नहीं, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। और उसमें जा कर के फिर यदि वो स्त्री केसर में जा कर के
किसी माध्यम से यदि परागकण छूट जाता है तो वहाँ से निषेचन शुरू हो जाता है। तो ये प्रमुख भाग आप लोगों ने देखा। ये जो हरा नीचे जो दिखाई दे रहा है फूल का नीचे, तो इसको बोलते हैं बाह्य दल। ठीक है, इसको बाह्य दल पुंज क्षेत्र में बोला जाता है। ये आपने देखा वर्तिकाग्र, ठीक है, ये है वर्तिका, ये है यहाँ से अंडाशय, और ये पूरे क्षेत्र को बोलते हैं स्त्रीकेसर। ये है परागकोश, ठीक है, और यहाँ पे यहीं पे जो है ये परागकोश, इसका नीचे से जो है दाने दाने का, तो इसको पुतंतु बोलते हैं। और ये जो पंखुड़ी जिसको हम लोग बोल सकते हैं पंखुड़ी, ठीक है, जो जिसको मेन फूल कहा जाता है, ये इसी को दल बोलते हैं। और सबसे बाहर जो हरे रंग का जो ये होता है जहाँ से निकलता है, जैसे वो खुलने का जो काम करता है, ये पत्ती की भांति नीचे रहता है, इसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसके भाग के बारे में पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सभी आवश्यक है। वायु भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, है ना, और साथ में पर्णहरित भी चाहिए, हरा पत्ता। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिलेगी तब होगा आपका प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। ठीक है, परिवार के लघु रूप यानी एकल परिवार में सम्मिलित होते हैं। देखिए, एकल परिवार और जो बहु परिवार जो होता है, यानी ज़्यादा जिसमें संख्या होती है, वो माने सम्मिलित परिवार जिसको बोल सकते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, आपका चाचा चाची, है ना, और जितने भी हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, सभी कोई मिलकर जिसमें एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जा सकता है संयुक्त परिवार। लेकिन लघु परिवार माने लघु परिवार या एकल परिवार किसको आप कह सकते हैं, जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं एकल परिवार। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा डी नंबर सही, यानी पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। ठीक है, चौथा सवाल ये है, निम्न में किस जंतु को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को पोलित करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ मिट्टी को जो है नीचे मिट्टी के अंदर में रहते हैं। ठीक है, ये मिट्टी को बराबर जो है ऊपर नीचे करते रहते हैं, है ना, तो जिसके कारण ये जो मिट्टी है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। अब देखिए, सब्जी में हम लोग सबसे ज़्यादा आलू उपयोग करते हैं, लेकिन आलू है क्या एक्चुअली, ये जड़ है, फूल है, फल है या तना है। तो ये तना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो ये रूपांतरित तना है, ठीक है, ये तना है, ज़मीन के नचर अंदर में पता नहीं चलता है कि ये तना है, लेकिन ये रूपांतरित चना है, चेंजिंग है। ठीक है, तो तना में आप याद कर लीजिए कौन कौन चीज़ आते हैं। तना में आपका अदरक आएगा, ठीक है, हल्दी आएगा, अरबी आएगा, कच्चू भी जिसको कचालू, अरबी, ये सब हो गया, और आलू तो आएगा ही। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तना में ये सारे चीज़ आते हैं। कभी कभी पूछता है अदरक क्या है, तना है कि जड़ है। ठीक है, हल्दी हो गया, अरबी हो गया, आलू हो गया, ये सभी तना के अंतर्गत आते हैं। तो आलू जो हो गया तना हो गया। छठा नंबर, पौधे अपनी श्वसन क्रिया किस माध्यम से करते हैं। तो पौधे जो है अपनी श्वसन क्रिया जो है पत्तियों के माध्यम से ही करते हैं, है ना। याद रखिए, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो भी पत्तियों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन श्वसन के समय जो है, श्वसन के समय भी इनकी पत्ती ही भाग लेती है, लेकिन इसमें O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछता है, या फिर आप लोग देखे होंगे कि कहता है विज्ञान कि रात के समय जो है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, क्योंकि उस समय पेड़ों की पत्तियां तो ज़्यादा होती है, और मान लीजिए पेड़ की पत्ती ज़्यादा है और आप उस जगह पे वहाँ पे सोए हुए हैं, है ना,
तो उस जगह पे सोए हुए हैं और पेड़ की पत्तियाँ ज़्यादा है, ये श्वसन क्रिया कर रही है, तो आमने सामने का जो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा, जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए रात के समय पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवाल देखते हैं। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बाह्य दल कहलाता है। कहता है कली का प्रमुख भाग जो होता है छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बाह्य दल। देखिए हम लोगों ने चित्र में देखा था, फिर से देख लेते हैं। देखिए ये हो गया बाह्य दल, ये प्रमुख भाग यहीं से जो है स्टार्ट हो, जब ये खुलता है तो वहीं से ये सारे चीज़ जो है बाहर निकलना शुरू होते हैं। तो ये जो प्रमुख भाग है जो पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है ना, हरा, ये हमेशा हरियाले रहता है, कोई भी फूल में नीचे रहता है, देखिएगा, तो इसको बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दल। ठीक है, चलिए 8वां सवाल। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालकों की प्रथम पाठशाला जो है वो परिवार है। ठीक है, वो परिवार में ही सारा कुछ सीखता है, और कहते हैं कि उसकी प्रथम जो शिक्षक या शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, एकल परिवारों में वृद्धि का प्रमुख कारण है। एकल परिवार में वृद्धि कहने का मतलब कि ज़्यादातर लोग नहीं बोलता है देहात में कि भिना गलो है न, साठ हो गया, तो उसका एकल परिवार में वृद्धि होने का कारण क्या है? संयुक्त परिवार में आज के परिवेश में लोग रहना नहीं चाहते हैं, तो इसका कारण क्या है? पश्चिमी देशों का प्रभाव, स्वतंत्र जीवन की कल्पना, बढ़ती महंगाई एवं जनसंख्या, उपरोक्त सभी। इसका सभी होगा जवाब। ठीक है, ये सभी जो फैक्टर हैं, सभी जो कारण हैं जिससे एकल परिवार में वृद्धि हो रही है, ज़्यादातर हो रहे हैं। ठीक है, 10वां नंबर, बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देखिए खेल क्या भूमिका निभा सकता है, इसका ऑप्शन देखिए, आपको लगेगा कि सभी होगा, लेकिन उसमें से सटीक आंसर देना है। खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है, खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। तो क्या होगा? तो आप गौर से इसमें दिमाग लगाइए, तो आपका सी आंसर सही होगा। खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेता है। खेल खेल से सीखना आप लोग सभी शिक्षक है, जानते होंगे, है ना, तो उसमें क्या है, इजी रूप से वो सीख लेता है कोई भी चीज़। ठीक है, कितनों भी जटिल चीज़ है वो बड़ी सहजता के साथ सीख लेता है। अब 11 नंबर, खेलों से बच्चों में मुख्य रूप से किसका विकास होता है? भावात्मक प्रवृत्ति का विकास, सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास, सामाजिक प्रवृत्ति का विकास, आर्थिक प्रवृत्ति का विकास। देखिए यहाँ पे मेन आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको सामाजिक प्रवृत्ति का भी विकास मिलेगा, भावात्मक प्रवृत्ति का, लेकिन सबसे जो अहम इसमें आंसर होता है वो उसको हमको देखना है। ठीक है, तो वो होगा सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास। जब खेल बच्चे खेलते हैं तो तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जैसे घरौंदा बनाना, ये बनाना, वो बनाना, तो उनमें एक सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से कैसे ढालें इसको, क्या करें, किसी अनुरूप, है ना, किस तरह से खेल खेलें नया, माने वो लोग एक अपना एक दिमाग में जो है बसा लेता है कि हमको ये कल्पना शक्ति का उसमें विकास होता है ना, तो वो कल्पना के माध्यम से वो नया नया सृजन भी करता है, वो बनाता भी है, देखता भी है, खेलता है उसके अनुसार, तो सृजनात्मक प्रवृत्ति का उनमें विकास होता है। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, पर्यावरण में भी साइकोलॉजी को है, जैसा कि आपको बता दे रहे हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछेगा, 30 नंबर में 15 नंबर जो होगा आपका जो विषय से रहेगा, और 15 नंबर जो होगा ये आपका शिक्षा शास्त्र से रहेगा। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन इसी तरह समाहित रहेंगे पर्यावरण में, तो ये दोनों फैक्टर यानी दोनों पोर्शन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। अजैव वातावरण तथा उसमें निवास करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को सम्मिलित करने से किसका निर्माण होता है? ठीक है, अजैव वातावरण जैसे वायु, जल, मिट्टी और वहाँ का परिवेश जितना है, ठीक है, जो निर्जीव चीज़ होते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता जीव जंतु को पड़ती है, और वहाँ पे जो निवास करते हैं जीव जंतु और पेड़ पौधा, ठीक है, उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको सम्मिलित रूप से हम लोग परितंत्र बोलते हैं। ठीक है, परितंत्र, और परितंत्र के अंदर ही भौतिक तंत्र, ये भौतिक तंत्र यही हो गया अजय वाला, जल, वायु, मिट्टी जो निर्जीव होते हैं। ठीक है, यही अजय होते हैं।
अजैव यही भौतिक तंत्र है जिसका उपयोग जो है ये जीव करते हैं। और ये सभी जो परिवेश में सभी वायुमंडल और में जैव अजैव सारे चीज़ मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैव मंडल क्या हुआ? जीवों का मंडल, जहाँ जीव एक परिवेश में रह करके, जैसे यहाँ ये मान लीजिए कि तालाब है, तो तालाब में रहने वाले जितने हैं, मछली है, आपका छोटा छोटा कछुआ है ना, और भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, या वहीं पे जलीय पौधे हैं, तो ये जितने जीव आपस में जिस परिवेश में रहते हैं, ठीक है, अपने आवास को बांटते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है जैवमंडल। केंचुआ किसान का मित्र है क्योंकि ये क्या करते हैं? भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करता है, मिट्टी को खाता है या छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। देखिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, इसीलिए जो है केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र होता है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में जो उगते हैं उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं जीरोफाइटस। जीरोफाइटस, इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं मरुद्भिद। ठीक है, मरुद्भिद वैसे पौधे होते हैं जो जहाँ पे मरुस्थल में उगते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है, वैसे जगहों में उगने वाले पौधे जीरोफाइटस कहलाते हैं। मीजोफाइटस कहाँ? जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, माने जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सदाबहार वन वहीं पे मिलेगा, लगा वहाँ बारिश होती है, पानी की कमी नहीं है, वहाँ घना जंगल होता है, तो वैसे जगहों पे उगने वाले पौधों को बोलते हैं मीजोफाइटस। हाइड्रोफाइटस को बोलते हैं जलोद्भिद। जलोद्भिद का मतलब होता है कि ये जल में रहने वाले पौधे हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, देखते हैं ना, कमल फूल हो गया, ये सभी जो है जल में रहने वाले जो भी पौधे हैं वो हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। हेलीफाइटस या हेलोफाइटस, ये सभी लवण मृदोद्भिद है ना, लवण मृदोद्भिद यानी लवण में रहने वाले पौधे हैं, यानी ये समुद्र किनारे उगने वाले पौधे हैं या समुद्र में ही उगने वाले पौधे हैं, है ना, ये लवण जल में, इसे हेलीफाइटस इसलिए कहा गया है। आगे देखते हैं 15 नंबर। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है मानसूनी वायुओं को। मानसूनी वायुओं में क्या होता है कि घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। 16 साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो ये सभी मानसूनी बायोम के वृक्ष है, ठीक है। 17 नंबर सवाल। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, यानी पौधों की वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो दोमट मिट्टी। मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, मरुस्थलीय पादप अधिकतर मांसल होते हैं, आप लोग देखे होंगे। मान लीजिए ये कैक्टस का पौधा है, ठीक है, तो ये कैक्टस का जो पौधा है, आप लोग देखे होंगे गौर से, कैक्टस का पौधा का जो ये भाग, मांसल भाग जो होता है ना, यहाँ पे कांटे होते हैं इनकी शक्ल, तो ये जो मांसल भाग होगा या ये जो होगा, ये काफ़ी उसमें उसके अंदर मांसल भाग यानी मांस, जैसे हम लोग कह सकते हैं देहाती में, तो वो काफ़ी मोटा होता है उसमें, है ना। तो अधिकतर जो मरुस्थल ये होते हैं, ये पानी को, यहाँ जल को संग्रहित करते हैं, और जिसमें वाष्पीकरण होने का रहता है पत्ती, तो उसको वो पत्तियाँ कांटों की शक्ल में रूपांतरित हो जाती है, यानी उसकी जो पत्तियाँ हैं वो रूपांतरित पत्ती है। इसका जो कांटा होता है ना, ये कांटा, ये एक्चुअली कांटा नहीं है, पत्ती है। पत्ती वो इसलिए पत्ती में रूपांतरित हो गया, कांटों में रूपांतरित इसलिए हो गया है पत्ती, ताकि वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो और इसका पानी की मात्रा जो है ये मांसल भाग में बना रहे और ज़्यादा दिन तक ये जीवित रह सकें। नहीं तो मरुस्थल में उसको जल कहाँ से मिलेगा इतना जल्दी जल्दी? अन्य पौधों की तरह अगर इन पौधों को जल्दी जल्दी जल मिलता है, जीवित रहते, नहीं मिलेगा तो ये कैक्टस के जैसे जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। चलिए, पेड़ महत्वपूर्ण है किसके लिए? वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान के लिए, मछली पालन के लिए। तो पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां सवाल।
उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। देखिए उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं, शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या ये सभी। तो ये सभी उपभोक्ता हैं, ठीक है, शाकाहारी हो या मांसाहारी सभी उपभोक्ता हैं, ठीक है, परजीवी हो या मृतोपजीवी ये सभी उपभोक्ता हैं। देखिए उत्पादक को छोड़ करके, उत्पादक जो होता है वो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे। भाई उत्पादक क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, है ना, और फिर नीचे जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण लेते हैं, और पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल, वे सारे चीज़ मिल करके ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, यानी वो भोजन बनाते हैं। और पूरे जो है पौधों तक वो रासायनिक पदार्थ जाता है, जिससे पौधों का पोषण होता है, उसी से वो लोग वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो वे प्राथमिक उत्पादक हो गए। उत्पादक कहने का मतलब है कि उनको किसी जीव पर निर्भर नहीं, ये जितने अजैविक घटकों से मिल करके वो अपने आप को जीवित रखता है। लेकिन बाकी लोग उपभोक्ता हो गए, बाकी उपभोक्ता हो गए, यानी कि इन्हीं पेड़ पौधों की पत्तियों को खा करके, जैसे हम लोग मान लीजिए अनाज खाते हैं, तो अनाज पौधों से मिलता है, फल पौधों से मिलता है ना, ये सब्जी पौधों से मिलता है, सारा चीज़ पौधों से मिलता है, उसी को हम लोग बना करके खाते हैं। अगर हिरन जो खाती है, आहार करती है, तो मान लीजिए वो एक शाकाहारी जीव है, डायरेक्ट वो घास खाती है, पत्तियाँ खाती है, ठीक है। और हिरन को कोई खाने वाला कोई मांसाहारी जीव है, मान लीजिए बाघ है, ठीक है। तो ये बाघ क्या हो गया, बाघ और हिरन ये दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए उपभोक्ता, दोनों क्या हो गए उपभोक्ता। या अंतिम रूप से ये किस पर निर्भर हो जाएंगे, ये मान लीजिए घास खा रही तो घास पर, ये घास जो है उत्पादक है, घास क्या है उत्पादक है। यदि घास जीवित नहीं रहेगा तो हिरन जीवित नहीं रहेगा, हिरन जीवित नहीं रहेगा तो बाघ कहाँ से रहेगा। तो ये मांसाहारी हो या शाकाहारी, है ना, या परजीवी हो या मृतोपजीवी, सभी कोई जो है ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये उपभोक्ता, बाकी जीव जितने हैं उत्पादक के बाद सभी उपभोक्ता कहलाएंगे। तो यहाँ का सही जवाब हो जाएगा ये सभी, उपभोक्ता के अंतर्गत सभी आते हैं। परजीवी आप जानते हैं दूसरे जीवों पर रह करके जो है ना, वो अपना पोषण करते हैं। मृतोपजीवी भी आप जान रहे हैं, मृतजीवी जिसको बोलते हैं, जो सड़ा गला कोई भी चीज़ उस मर जाता है तो उसको सड़ाने गलाने में और मिट्टी मिलाने में वो लोग काम आता है। चलिए 21 नंबर, ठीक है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। तो पौधे जो है केशिका जल को अवशोषित करते हैं। किस तरह की जल को अवशोषित करते हैं, केशिका जल। केशिका जल जो है आसानी से जड़ के माध्यम से धीरे धीरे वो चढ़ सके, पौधों में जा सके, ठीक है। अब आते हैं 22 नंबर, सागर तली पर पाए जाने वाले पादप तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम लोग बेंथम कहते हैं। सागर का तल में जो है नीचे बैठा हुआ रहता है कुछ पादप पौधे, है ना, और कुछ प्राणी भी रहते हैं, तो उन सबको बेंथम कहा जाता है। 23 नंबर, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। एक ही परितंत्र में जो है मानव हो या अन्य जीव हो, ठीक है, तो वे सभी क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, अवघटक या सर्वाहारी। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, तो उस सभी क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, मानव हो या अन्य जंतु। मैंने क्या कहा, पेड़ पौधों को छोड़ करके जितने भी जीव हैं सभी उपभोक्ता हैं, ठीक है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता रहे या द्वितीयक उपभोक्ता रहे, लेकिन वो उपभोक्ता जरूर है, चाहे वो शाकाहारी रहे या मांसाहारी रहे, ठीक है। 24वां सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो रासायनिक परिवर्तन है। देखिए उनका रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, उनमें रासायनिक पदार्थ बनती है, ठीक है, कैसे बनती है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा चित्र के माध्यम से देखने का काम करेंगे। देखिए मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, तो ये पौधा देखिए सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहा है, इधर वायुमंडल से ऑक्सीजन माने मुक्त जब बनेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, और ये जड़ से जल ले रहा है। यहाँ खनिज लवण का उल्लेख नहीं है, खनिज लवण भी लेगा, ठीक है।
तो ये सारा दोनों चीज़ ले करके जो है ये पत्तियाँ जो है इनके लिए भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ठीक है, जिससे जो है इसे ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है ना। अब ये ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है निकलने की, इसमें ऑक्सीजन और जल ये दोनों जो है निकलते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए क्या होता है कि इसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O प्लस इसमें प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ले लिया, और प्लस पर्णहरित, है ना। यहाँ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है। ये सभी लेने के बाद में इसमें बनते क्या है, इसमें निकलता है ऑक्सीजन। सबसे पहले तो बनता है इसका ग्लूकोज, सबसे पहले बनता है ग्लूकोज C6H12O6, ये बन गया। उसके बाद मुक्त होता है ऑक्सीजन, फिर मुक्त होता है जल। क्या मुक्त होता है? जल। H2O की मात्रा भी इसमें मुक्त हो जाती है। तो ये इसमें C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज जो बना रासायनिक पदार्थ, यही जो रासायनिक पदार्थ है फिर पुनः जो है पूरे पौधों तक जाता है, ठीक है, और फिर वो पोषण प्राप्त करता है, उसी से वृद्धि करता है। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, इसमें दो तरह के उत्तक, पेड़ में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं जो संवहन का कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से, जैसे एक होता है जाइलम उत्तक, ठीक है। तो जाइलम उत्तक का काम क्या होता है कि इस जो नलिका जो होती है, वाहिनियाँ जो होती है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, जिसके माध्यम से पूरे पौधों तक जल जाता है। जाइलम उत्तक के माध्यम से जल जो है पूरे पौधों तक पहुंचता है, ठीक है ना। और खनिज लवण भी लिक्विड मात्रा में पहुंचता है, समझ लीजिए उसमें। और जो रासायनिक पदार्थ हैं, ठीक है, रासायनिक पदार्थ जो भी हैं, जो अभी बना, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण के बाद में C6H12O6 जो बना, ठीक है, ग्लूकोज, ये बनने के बाद एक अलग उत्तक इसके अंदर में रहता है, पेड़ों के अंदर में, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। इस फ्लोएम के माध्यम से जो है पूरे पौधों तक ये रासायनिक पदार्थ पहुंचते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। तो दो उत्तक हो गए, जाइलम से जल का संवहन होता है और फ्लोएम से आपका रासायनिक पदार्थों का संवहन होता है। ये हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। आप लोग बने रहिए लगातार मेरे वीडियो में, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एकदम श्योर एंड सर्टेन सभी को करेंगे, हैं। और रही बात, आप जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे वीडियोस सभी सिलेबस आधारित हैं और लगातार प्रैक्टिस सेट और लगातार उससे संबंधित रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उनका मैं विश्लेषण करता जा रहा हूं। यह एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई ही है। लगातार आप इसको वीडियो को वॉच करिएगा, देखिएगा, और प्रत्येक 15 दिन में टेस्ट होगा, 15 दिन में टेस्ट का आयोजन होगा, ठीक है। जो इन्हीं वीडियो में पढ़ाए गए क्वेश्चन होंगे वो सभी क्षेत्रों से होंगे, एकदम सेम टू सिलेबस आधारित। यानी बाल विकास से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हैं, गणित से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद आपको हिंदी से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, खोटा का भी शुरू हो जाएगा तो उसमें भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पर्यावरण से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल 150 नंबर का जो है, यानी 150 अंक का जो है आपको टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए बने रहिए वीडियो में, लगातार इसको वॉच करिए, बढ़िया से देखिए, प्रैक्टिस करिए, है ना, और तैयारी कीजिए जम के, सभी को पास करना है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रत्येक, जैसा कि हम देख रहे हैं, शनिवार और रविवार को 2 दिन क्लास चलेगी, है ना, जिसमें हम लाइव आ सकते हैं। तो आप लोग इसके लिए क्या करिएगा, इसके लिए आप लोग गूगल मीट डाउनलोड कीजिएगा, गूगल मीट, ठीक है। गूगल मीट के माध्यम से ही जो हो सके उसी में लाइव विस्तृत थोड़ा सा आना भी ज़रूरी है, ताकि जो है डिस्कस हो सके आपसी, और जो कंक्लूजन है उसको हो सके, है ना, और किसी तरह कन्फ्यूजन है उसको भी दूर किया जा सके,
ठीक है, तो इसके लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, आप लोग लगातार वॉच करिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।